So hello everyone, good morning, welcome to the channel द क्वांट सुरासा। सो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस एंड उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। सो ये जो वीडियोस होने वाली है ये 3 पार्ट में आएगी, जिसमें मैं क्वांट का सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी बताऊंगा, देन रीजनिंग का, देन इंग्लिश का, ऐसे करके 3 सीरीज आएंगी। और इन 3 सीरीज में एक चीज़ ये कॉमन रहेगी, जो तीनों सीरीज आने वाले हैं ये बेस्ड होने वाली है सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर, कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं बैंक एग्जाम्स के प्रीलिम्स के 3 सेक्शंस की, तो जो पहला सेक्शन आता है वो होता है क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश। तीनों में जब एग्जाम देते हैं मॉक देते हैं, तीनों स्विच भी होते रहते हैं। कभी पैटर्न आता है इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का, कभी रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश का, ऐसे पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। बट अभी हम बात करेंगे क्वांट की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी, जिसमें प्रीलिम्स का जो वेटेज रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30 मिलते हैं। उसमें से इंडिविजुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 मार्क्स से होते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 1 मार्क्स, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और ड्यूरेशन रहता है वो 20 मिनट्स रहता है। बट अब जब पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, जब IBPS के एग्जाम्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, SBI के होते हैं, तो सब में एक कट ऑफ भी रहता है, एक सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा कि अगर 30 है तो 30 का एक कट ऑफ दे देंगे, 8 आपका पासिंग मार्क्स रहेगा, सिर्फ कट ऑफ रहेगा। बट आपको ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे कि आप अच्छा खासा प्रीलिम्स में स्कोर कर पाएँ, क्योंकि जितना मुझे पता है 60 के अबव जाना चाहिए, जाता है, और उसी से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है जब तीनों सेक्शन की बात करेंगे इकट्ठा। तो अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, जब एग्जाम्स आएंगे सबसे बताऊंगा कि किस एग्जाम्स में कट ऑफ होता है और किस में नहीं होता है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो जो सिलेबस रहता है उसमें 3 सेक्शन रहते हैं, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। इन तीनों को मिला के 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जब स्पीड मैथ्स की बात आती है, स्पीड मैथ्स में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। नंबर सीरीज में आपको 2 तरह की सीरीज मिलती है, एक होती है आपकी रॉन्ग नंबर और एक आती है आपकी मिसिंग नंबर। बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की, ये टोटली बेस्ड होती है कैलकुलेशंस के ऊपर। इसमें आपको टेबल्स 2 से लेके 10 तक तो बड़ी कॉमन रहती है, 11 भी आपको आती होगी, 12 से लेके 20 तक की टेबल्स आपको, मतलब एक वो वर्ड होता है ना कि रटी होनी चाहिए, बिल्कुल आपके एक टंग पे वो चीज़ बैठी होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूरा कि 12 कितना होता है, 13 कितना होता है, 14 कितना होता है, फिर 19 कितना होता है, ये जो चीज़ें आती है ना, तो आप तुरंत पिक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन जितना हो सके करो। और मैंने एक वीडियो बनाई है कि बेसिक रिवीजन्स क्वांट मॉक के पहले मैं क्या बेसिक रिवीजन्स करता हूँ। तो उस हिसाब से आपको टेबल्स आना चाहिए। स्क्वायर्स आपको निकालना नहीं आते, स्क्वायर रूट जो होते हैं वो, उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। क्यूब और क्यूब रूट की वीडियो भी बनी है, आप वो भी देख सकते हैं। जो स्क्वायर्स होते हैं बेसिकली 1 to 40 तक याद होने चाहिए, क्यूब्स 1 to 30 तक याद होना चाहिए। उसके आगे के जो आते हैं उसमें आप ट्रिक के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये जो तीनों पैटर्न होते हैं ये बेस्ड होते हैं कैलकुलेशंस पे। जितनी कैलकुलेशंस बेस्ट होगी उतने आप अच्छे से आंसर्स निकाल पाएंगे। और इन तीनों को क्रैक करने का एक ही जरिया है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आप पर डे इन तीनों को 5-5 के रेशो में करना चाहिए। अगर नंबर सीरीज के 2 पैटर्न है तो 5 रॉन्ग लगाएं, 5 मिसिंग लगाएं। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस करें, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस करें। ऐसे करके आप स्पीड मैथ में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। 2025 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें थोड़ा पैटर्न तो चेंज नहीं है, पर हाँ एग्जाम पैटर्न जो होगा उसमें नंबर के हिसाब से चेंज हो सकता है कि स्पीड में 10 मार्क्स का आए या 5 का या 15 का आए। अर्थमेटिक तो देखो 10 का होता ही है, बट अब आने वाले पैटर्न में हो सकता है 7-8 क्वेश्चन आए, इसके 7-8 क्वेश्चन आए, इसके 7-8 क्वेश्चन आए, ऐसे मिला के 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं तो ये भी बोलूँ जब 30 क्वेश्चन आ सकते हैं तो 10 ये हो सकता है। बट कभी कभार कुछ चीज़ें होती है कि 15 मार्क्स का ये दे दिया, 5 का ये दे दिया, 10 का ये दे दिया, 15 5 आपके 20 हो गए, फिर 10-30 ऐसा भी पैटर्न आ सकता है। ठीक है, फिर अब स्पीड मैथ्स की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में कुछ ये टॉपिक्स होते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, एवरेज देखने को मिलता है, एजेस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस देखने को मिलता है, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मिक्सर एंड एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी, या उसको आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके वो एक बेसिक कंपोनेंट्स मानते हैं ना, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, वो आप जब सिखाऊंगा तो आप सीख जाएंगे। और डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ये कोई एक नया चैप्टर नहीं होता। जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, इनके 2
सीक्वेंस आते हैं, लाइक एक क्वांटिटी 1 हो जाएगा, क्वांटिटी 2 हो जाएगा, उसमें से आपको पिक करके आंसर निकालना पड़ेगा जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन होगा। वैसा ही एक पैटर्न होता है डेटा सफिशिएंसी का। तो ये होता है अर्थमेटिक के चैप्टर्स। मैंने आपको स्पीड मैथ्स का तो तरीका बता दिया कि स्पीड मैथ्स को कैसे आप टेकल करके एक अच्छा खासा स्कोर स्पीड मैथ्स में कर सकते हैं। ये जो होती है ये सिर्फ कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जब बात करते हैं आप अरिथमेटिक की, अरिथमेटिक में इतने सारे टॉपिक्स को देखो, आप तमाम यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे जिसमें 4 घंटे में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, 5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, सबका अपना अपना है। बट मेरा ये मानना है कि आपको सिर्फ सिलेबस का ना 20 to 30% ही पता होना चाहिए। मान के चलिए पार्टनरशिप जैसे सिलेबस अगर 100% है तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस पता होना चाहिए, कुछ अप्रोचेस पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं। उसके एक एक दो दो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर एक कॉन्सेप्ट पे आप लगा लीजिए और उसको ना एक नोटबुक में आप लिख के रख लीजिए और उसका मल्टीपल ऑफ टाइम रिवीजन करिए जब आप उस चीज़ से क्वेश्चंस लगा रहे हो। उस हिसाब के आपके टॉपिक्स ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट ये नहीं आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे कि अगर इतना कर लेंगे 2-3 क्वेश्चन लगा लेंगे तो 100% सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी चैप्टर का 20% नॉलेज अगर आपके पास है तो 80% आपके पास होप होनी चाहिए कि हाँ मेरे को पता है, मैं वीडियो सॉल्यूशंस देख के या जब क्वेश्चंस करते हैं जब उसका सॉल्यूशन होता है ना उसको देख के मैं कर सकता हूँ। तो एक ना माइंडसेट ऐसा बनाएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखेंगे ना उस 80% को आप टेकल कर पाएंगे। ओके, तो होप करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो अर्थमेटिक चैप्टर्स को आप ऐसे ही समझ सकते हैं और जितना आप इसमें भी कंसिस्टेंट रहेंगे, पर डे के 10 क्वेश्चंस लगाएंगे, 20 लगाएंगे तो ये भी बहुत अच्छे से आपको आने लगेगा। बट जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जितनी आपकी लाइफ में रहेगी उतना ही आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। एक मोटिवेशन स्टेटमेंट ये कहला सकता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, और जब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलता है, बट जब हम बात करते हैं मेंस की तो डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ऐसे भी एक मैथ्स सुनने को मिले होंगे आपने कि यार अरिथमेटिक स्किप कर दो, स्पीड मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन से ही आप कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ना कुछ ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन के जो सेट्स आते हैं वो डिपेंड रहते हैं अरिथमेटिक के टॉपिक्स पे। ये देखिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। रेशियो एंड प्रपोर्शन के टॉपिक्स आपको मिलते हैं, एवरेज के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के भी आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की जब आप बात करते हैं। तो आप मेन प्रीलिम्स में तो आप कैसे भी धक्के खा के निकल जाओ। आप ये सोचो कि ठीक है अरिथमेटिक नहीं पढ़ना, तो आप एक बात और सोचिए कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, जैसे आपका 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाता है और 20 तारीख को ही आपका मेंस हो जाता है, तो क्या 10 दिन में आप अरिथमेटिक को टेकल कर सकते हैं क्या? कभी कभार कुछ लोगों की किस्मत भी काम आ जाती है और कुछ लोगों की नहीं भी आ पाती, तो ये चीज़ भी सोचो। इसलिए मेहनत पूरी करो कि आप ये मत सोचो कि स्पीड मैथ्स कर लेता हूँ, डीआई कर लेता हूँ, अरिथमेटिक स्किप कर देता हूँ। नहीं यार, मेंस आएगा तो आप क्या करोगे यार, ये भी तो सोचो। आप मेंस भी निकाल लोगे, बट जब आपकी एक सिलेक्शन वाली प्रोसेस होती है, जब आपके अच्छे क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं, आपको होम सीट भी मिल पाएगी। तो उस हिसाब से पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छी क्लैरिटी आएगी। जब आप खुद एक बैंकर बन जाओगे, एक अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब आपके पास होगी, तो आप चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने यार अरिथमेटिक स्किप कर दी, सिर्फ स्पीड और डीआई पढ़ ली थी। ऐसा नहीं करना, सबके साथ लक नहीं होता, किसी के साथ हार्डवर्क भी होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के मैं टॉपिक्स बताता हूँ कौन कौन से आते हैं, जिसमें आपको डेटा टेबल मिलती है, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ देखने को मिलेगा, मिक्स्ड ग्राफ भी आता है, सॉरी ये टी लग गया, ये एच है, लाइन विद पाई चार्ट मिलता है, टेबल विद बार, टेबल विद लाइन, और बहुत सारे आपको मिक्स करके आते हैं। फिर ट्रायंगुलर ग्राफ मिलता है, मैंने इसके बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये मेंस का पार्ट होता है। केस स्टडी, पजल, हाँ वेन डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वेन डायग्राम थोड़े से कम आते हैं, लाइक SBI PO में हो सकता है कम मिले, बट जब बात करते हैं RRB के एग्जाम में तो वेन डायग्राम वहाँ पर एक अच्छी खासे वेटेज में देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं इसको हम स्किप करेंगे, इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम जो चीज़ होती है ना ये मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा सिलेबस क्वांट्स का, जिसमें स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, डीआई आते हैं। अब इन तीनों को टेकल करने का एक ही तरीका है, वो होती है कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतने अच्छे से आंसर्स निकाल पाओगे, उतने अच्छे से स्कोर कर पाओगे। स्पीड मैथ्स में याद रखिए सिर्फ जो गेम है वो है स्क्वायर क्यूब टेबल्स का। जितने अच्छे से याद होंगे, जितनी कैलकुलेशन बेस्ट करोगे उतने हिसाब से आंसर्स आते रहेंगे। अर्थमेटिक का आपको पता ही है, 20% अगर आपको सिलेबस पता है, 20% आपको समझ में आ रहा है। आने वाली वीडियोस में मैं 20% में जो मैं चीज़ पढ़ता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि डेफिनेशन, सब्जेक्ट
और जो चैप्टर्स होता है उसका मतलब भी पता होगा ना, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सिर्फ मॉक के थ्रू करेंगे ना, तो भी हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी। अगर आप बुक से करें तो बुक से भी करना एक अच्छी बात है, बट मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम में ना जो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड आ रहा है ना, वो मॉक के पैटर्न पे आ रहा है। वो कि जितने भी ऐप्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक अड्डा 247 हो गया, गाइडली हो गया, ग्रेडअप हो गया, और जितनी भी तमाम है अनअकैडमी, उन सबके जितने भी मॉक्स आते हैं ना, उनको पता है एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो उससे रिलेटेबल आपको मिलेंगे। तो 20% करने के बाद ना आप स्विच कर दीजिए डायरेक्ट मॉक्स पे। DI का भी यही बोलूँगा, थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा चीज़ समझिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे आप समझिए। और मुझसे हो पाएगा तो आने वाली वीडियोस में मैं इसको ज़रूर कवर करने वाला हूँ। ये मेरी सीरीज़ का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा DI का, और इस हिसाब से आप आगे बढ़िए। जितने हो सके मॉक्स लगाइए, प्रिपरेशन और बूस्ट करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, बार बार मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा है, वो है कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतने अच्छे से क्वांट को समझ पाओगे। बात प्रीलिम्स की नहीं है, बात मेंस की भी आती है कि मेंस भी हमें करना है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब कल की जो एक वीडियो आएगी वो हो सकता है रीजनिंग के ऊपर ही आएगी, जिसमें मैं रीजनिंग का सिलेबस और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सिलेबस बताऊंगा कितने समय में आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो वीडियोस में आता रहेगा। मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। और अपने डेली टारगेट्स बनाएं, फोकस रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।